नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एएमआरएस के द्वारा जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। और जो टीचिंग पोस्ट है उसकी वीडियो भी हमने क्या है अपने चैनल पे अपलोड कर दी गई है, उसको आप क्या है देख सकते हैं। उसकी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन की गई है कहाँ पर कितनी वैकेंसीज निकली हैं। अब हॉस्टल वार्डन की हम बात करते हैं। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कैसे कैसा आपका क्या है पेपर रहने वाला है। कंपोनेंट ऑफ अ टेस्ट, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहने वाले हैं 10, देन द रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन एंड द नॉलेज ऑफ आईसीटी के लिए 15 क्वेश्चन एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 क्वेश्चन एंड द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश के लिए आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं 30, जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी रीजनल लैंग्वेज के लिए रहने वाले हैं 30 क्वेश्चन। और इसके अंदर आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और बात करें इसका टीयर 2 भी होने वाला है। तो टीयर 2 के अंदर हम देखें तो ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो 1:10 नोटिफाइड वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर हम देखें तो कंपोनेंट ऑफ अ टेस्ट ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। जो क्या है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस क्या है आपकी NESTS की वैकेंसी की साइट पे आपको क्या मिल जाएगा। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 और द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 50 एंड द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 एंड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। और इसके अंदर आपको 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। और बात करें हम अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए तो प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग एबिलिटी का। जनरल अवेयरनेस के लिए आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, देन द रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 एंड देन आईसीटी के लिए आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश एंड द जनरल हिंदी के लिए 10 मार्क्स ईच लेकर आने हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, और ये आपके आ जाते हैं 20 मार्क्स की। और बात करें अगर हम इसके टीयर 2 की, तो टीयर 2 के अंदर जो इसका क्या सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 एंड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहने वाले 15 इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। उसके मार्क्स लगने वाले हैं आपके 60, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के 60 मार्क्स आएंगे। और द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स, इसके अंदर टेस्ट रहने वाला है 3 आवर्स का। और बात करें हम फीमेल स्टाफ नर्स की, तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आने वाले हैं 10, देन द रीजनिंग एबिलिटी के लिए 15, देन आईसीटी के लिए 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30, देन द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के लिए 30। और बात करें हम इसका टीयर 2 भी होने वाला है स्टाफ नर्स का। हम्म, तो इसके अंदर हम देखते हैं इसका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं 40, और इसके मार्क्स भी 40 आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 15 और उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के 60 मार्क्स गिवन दिए जाएंगे। और द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट की बात करते हैं अब हम। तो इसके अंदर भी जनरल एबिलिटीज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज, हिंदी इंग्लिश, और की जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी रहेगा आपका। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें 25 एंड द क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25, दैन द 20 मार्क्स आएंगे जनरल अवेयरनेस के, दैन द 10 मार्क्स आएंगे कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए। और जनरल इंग्लिश और हिंदी के लिए 10 मार्क्स, इसका 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। और इसका भी आपका टीयर 2 होगा। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू 40 और इसके मार्क्स रहेंगे 40, एंड देन दे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के 15 क्वेश्चंस के 60 मार्क्स रहने वाले हैं। और आपका क्या आएगा इसके अंदर टीयर 3 भी होगा। टाइपिंग टेस्ट विल बी असिस्ट इन द पर्सनल कंप्यूटर ओनली, 50 मार्क्स का रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 20, दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। मेरिट इन द टीयर 2 शैल बी कॉल्ड फॉर द टीयर 3। जिन भी कैंडिडेट्स की मेरिट आ जाती है थर्ड टीयर 2 के अंदर, वो कैंडिडेट्स क्या आएगा टीयर 3 में आ सकते हैं। और लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसके अंदर भी सेम ही सिलेबस रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी 25, दैन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 एंड द जनरल अवेयरनेस 20, और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन 10 एंड द और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात करें हिंदी और इंग्लिश की, इन दोनों में 10 मार्क्स के दिए गए हैं। उसका भी 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। और बात करते हैं हम टीयर 2 की, तो टीयर 2 के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के।
और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 60 मार्क्स गिवन देंगे। और द टेस्ट कितने आवर्स का होगा, 3 आवर्स का। और मार्किंग स्कीम की बात कर लिया तो 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड एवरी करेक्ट आंसर, 1/3 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप क्या है किसी भी क्वेश्चन को सही करते तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते तो आपका क्या है 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम देखें, सो प्रिंसिपल के लिए master degree from a recognized institution with at least 50% marks, and the bachelor degree in the B.Ed from an NCTE recognized institution with at least 50 marks। और अगर 3 year integrated B.Ed M.Ed from NCTE recognized institution with at least 50% marks, and the 4-year integrated graduation degree with at least 50 marks from NCTE recognized institution B.Ed competency। और आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे आपकी डिग्री देख के आपको क्या है ये एग्जाम देने देंगे, आपके एक्सपीरियंस भी मांगे गया। पर्सन्स होल्डिंग एनालोगियस पोस्ट ऑन द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल 12 की 78,000 to 800 to 2,92,000 इन द पे मैट्रिक्स। वाइस प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशनल ऑफिसर इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल लेवल 3 इयर्स का क्या है मिनिमम मांगा गया है यहाँ पर। और बात करें हम पीजीटी और अ लेक्चरर इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द पे मैट्रिक्स विल बी एट द एटलीस्ट 12 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। आपको 12 साल अगर कोई भी पीजीटी या फिर के लेक्चरर है तो वो क्या है 12 साल काम किया होना चाहिए स्टेट या फिर के केंद्र सरकार के अंदर। और डिजायरेबल के अंदर बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फुली रेसिडेंशियल स्कूल और प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश हिंदी एंड द रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ अ कंप्यूटर नॉट एक्सीडिंग 40 years। आपके क्या 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो एज वाइज क्या है रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पर। बात करें हम पीजीटी की वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी की, पीजीटी की बात कर लें। तो पीजीटी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, एवरी पोस्ट विल बी लेड 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट्स। और बात करें पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स आने चाहिए आपके। और एंड बीएड भी होनी चाहिए आपको, एमए है और अगर आपकी बीएड है तो आप क्या है इसके अंदर फिल कर सकते हैं। और 3 year इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। 4 year integrated graduation degree with at least 50% marks including B.Ed। पीजीटी की बात कर लें तो मास्टर डिग्री इन पीजीटी के अंदर इंग्लिश के अंदर पीजीटी के अंदर तो इंग्लिश में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी से कर रखी है तो हिंदी में होनी चाहिए, फिजिक्स से कर रखी है तो इन फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट द ग्रेजुएशन लेवल। अगर किसी व्यक्ति ने फिजिक्स से कर रखी है तो उसको मास्टर्स तो चाहिए ही चाहिए और उसको क्या है ग्रेजुएशन में भी उसको पढ़ी हुई होनी चाहिए। इन केमिस्ट्री और एनी स्पेशलाइजेशन इन द केमिस्ट्री प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स हैज स्टडीड केमिस्ट्री एट द ग्रेजुएट लेवल। मैथ का भी सेम रूल है, उसको भी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स का भी सेम ही रूल है कि उसको भी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। और पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो पीजीटी बायोलॉजी के अंदर in biology, zoology, botany or any specialization in the biology, zoology, botany provided the candidate has studied biology in the graduation level पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। और जब पीजीटी की बात करें तो उसमें एमए भी चाहिए और इसका ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। और जब पीजीटी ज्योग्राफी की बात करें तो ये भी ग्रेजुएशन लेवल पे। एंड द कॉमर्स की बात करें तो द कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी एट द ग्रेजुएशन लेवल। होल्डर्स ऑफ अ डिग्री ऑफ एमकॉम इन इकोनॉमिक्स एमकॉम इन इकोनॉमिक्स शैल बी एलिजिबल। जिन भी क्या है कैंडिडेट्स ने होल्डर्स हैं डिग्री के ऑफ एमकॉम
या फिर इन इकोनॉमिक्स के अंदर शैल भी एलिजिबल रहेंगे। और हम बात करें इसकी एक्सपीरियंस एज ए टीजीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, डिज़ायरेबल है कि अगर आपने एक्सपीरियंस गेन कर रखा तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये क्या होगा, कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अभी हमने देख लिया होगा कि आपको एमए मैंडेटरी किया गया है, और इट इज़ क्लैरिफाइड दैट फॉर द प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपका फ्यूचर में प्रमोशन हो जाता है तो आपको क्या है बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। और आगे हम बात करें टीजीटी, अब बात कर लें हम टीजीटी की वैकेंसीज की। तो इसके अंदर नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बैचलर डिग्री इन अ सब्जेक्ट, 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया गया होना चाहिए, और 50% मार्क्स होने चाहिए इन ऑल सब्जेक्ट इंडिविजुअल एज वेल एज इन द एग्रीगेट। बैचलर या फिर कि ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल एंड द आल्सो एग्रीगेट। पोस्ट ग्रेजुएशन इन concerned subject any specialization concerned subject with minimum 50% mark equivalent grade, provided that the candidate has studied the subject mentioned in the note below at the graduation level, 3 years integrated B.Ed M.Ed and CTE। अब बात करते हैं हम इसकी बैचलर डिग्री इन एजुकेशन आपको मैंडेटरी की गई है यहाँ पर, या फिर आपने क्या कर रखा हो 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया गया होना चाहिए। ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ टीजीटी रीजनल लैंग्वेज डिग्री इन एजुकेशन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टीचर्स पोस्ट as on the cut-off date and the eligible 2025 is also allowed in the lieu of a B.Ed। अब देखते हैं इसके अंदर CTET भी इसके अंदर मैंडेटरी कर दिया गया है कि क्वालिफाइड इन द टीचर सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CTET का सर्टिफिकेट मांगा गया है, इसके अंदर कट ऑफ डेट इज एसेंशियल। और हम बात करते हैं कि फॉर टीजीटी के लिए स्टडी हिंदी एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन द 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। आपने जो भी क्या है सब्जेक्ट आप ले रहे हो टीजीटी के अंदर, वो क्या है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा हुआ होना चाहिए इन ऑल द 3 ईयर, तीनों सालों में। और हम देखते हैं इसके अंदर, अब बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की देखें तो बैचलर डिग्री में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीसीए करा हुआ होना चाहिए आपका। और अगर आपने किया ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस आईआईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। आर्ट टीचर के लिए भी ये वैकेंसी ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उसको उन्होंने क्या ड्राइंग या फिर पेंटिंग या फिर स्कल्पचर के लिए पढ़ा हुआ होना चाहिए 50% मार्क्स से। और वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश और रीजनल। और हम बात करेंगे वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की भी आनी चाहिए, म्यूजिक टीचर की। तो इसके अंदर ये बैचलर डिग्री मांगी गई है म्यूजिक टीचर के लिए। और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए भी सेम ही प्रोसेस रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्टाफ कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इसके अंदर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रेगुलर फ्रॉम बी कोर्स इन द बीएससी यूनिवर्सिटी। और बात करें हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाले हॉस्टल वार्डन की 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ अ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईटी और अदर किसी भी इंस्टीट्यूशन से एनसीटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका, या तो एनसीटी हो, ईआरटी हो, या फिर एनसीटी होना चाहिए। और हम बात करें बैचलर डिग्री ना फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी एक बैचलर डिग्री आपने के पास है तो आप क्या है उसमें फिल कर सकते हो। और अकाउंटेंट की बात करें तो उसके अंदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एंड देन दे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात कर लें तो सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th आपका पास आउट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड पासिंग मिनिमम हुआ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश हिंदी के आपकी टाइपिंग आई गई है, या फिर ये 30 वर्ड्स पर मिनट इन द हिंदी में आपको 30 वर्ड्स की क्वालिफाई करना पड़ेगा और इंग्लिश में आपको 30। और लैब अटेंडेंट की बात करें तो 10th क्लास आपके पास आउट होना चाहिए या फिर 12th होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। ओके, तो अब ये हमने देख लिया है। और आपको एज रिलैक्सेशन के भी इसके अंदर ही बताए थे हैं
कि SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का ये रिलैक्सेशन मिलेगा, NCL कैंडिडेट्स के लिए, बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का, एंड द कैंडिडेट विद द 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल तक सर्विस कर रखी है इन द सेम अलाइड कैडर्स के अंदर 5 ईयर्स का उनको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989 के बीच में जो भी रहे हैं उनको क्या आएगा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। ऑल कैटेगरीज के लिए, PGT TGT के लिए, वुमेन के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होने वाला है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए SC कैंडिडेट्स के लिए 50 एंड देन द OBC कैंडिडेट 30 एंड द जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10। और परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन द EMRS, जो भी EMRS के अंदर वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए अप टू 55 ईयर्स का रिलैक्सेशन किया गया है। और हम देख लेते हैं इसके अंदर EMRS एम्प्लॉयज हु आर अपॉइंटेड ऑन द रेगुलर बेसिस ऑन द EMRS एंड नोटिफाइड कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट अप टू 55 ईयर्स। सो हमने क्या है इस नोटिफिकेशन की जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो के अंदर। सो आई होप दैट आपको नॉलेज मिली होगी कि कैसे कैसे हमें क्या है फॉर्म के अंदर हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है सभी पोस्टों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, जिससे क्या है हम ज़्यादा से ज़्यादा नई वीडियोस लेकर आ सकें। सो थैंक यू।